डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सभी लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थर्ड लेक्चर पे वर्क करेंगे, जिसमें हम कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर पे थॉरोली डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग दोनों ही ग्रुप से प्रॉपर्ली जुड़ जाएंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम थर्ड लेक्चर ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे वर्क करेंगे। एंड आज की क्लास में कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर पे थॉरोली हमें डिस्कस करना है। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कैलोरीमेट्री, ठीक है, कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट को। जब आप इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पिक करेंगे तो क्या चीजें आपको मिलती है? सबसे पहली हेडिंग जो मिलेगी दैट इज द हीट कैपेसिटी। क्या होगी आपके पास? हीट कैपेसिटी। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, तो जब आप हीट कैपेसिटी नेम से ही क्लियर है कि किसी भी सब्सटेंस के थ्रू टोटल कितनी हीट अटेन की जा सकती है, दैट इज नोन एज द हीट कैपेसिटी। किसी सब्सटेंस की एबिलिटी क्या है हीट को कंटेन करने की, उसकी कैपेसिटी क्या है हीट को होल्ड करने की, दैट इज नोन एज द हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी प्रैक्टिकली आपका जो होता है वो क्या बोला जाता है? द टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंटेन्ड बाय एनी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज द हीट कैपेसिटी। ठीक है ना? अगर इस चीज को हम देखते हैं तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है। देखिए, किसी भी सब्सटेंस के थ्रू होल्ड की हीट होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, उस सब्सटेंस के मास पे। मास जितना ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा हीट को होल्ड कर पाएगा, उतनी ज्यादा हीट को गेन कर पाएगा। दूसरी चीज होती है टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरी चीज होती है टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस आप रखेंगे उतना ही ज्यादा। तो यहां पर देखिए, किसी भी सब्सटेंस को हीट देने पर टोटल जितनी हीट वो गेन कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। When heat is given to any particular object, then total amount of heat gained by it or rejected by it, टोटल हीट जो उसके थ्रू गेन की जा रही है या रिजेक्ट की जा रही है, उसी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। उसी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो अमाउंट ऑफ हीट rejected or gained by any object when it is provided to substance, that is called the heat capacity. Amount of heat gained or rejected by सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के थ्रू टोटल कितनी हीट प्रोवाइड की जा रही, रिजेक्ट की जा रही है या गेन की जा रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हीट कैपेसिटी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम सभी लोग एस से रिप्रेजेंटेट करते हैं। किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? एस से। या फिर किसी चीज सीधे सीधे बता सकते हो, यहां से देखिए, जो अमाउंट यहाँ पर जब आप इस चीज को लेकर के चलेंगे तो आपको एक सीधा सा फंडामेंटल मिलता है। यहाँ पर बेटा एक्स का जब फार्मूला देखो, यहाँ पर जो क्यू होता है, किसी भी सब्सटेंस के थ्रू होल्ड किया गया जो हीट होता है वो क्यू होता है। तो हीट कैपेसिटी को आप लोग एस से रिप्रेजेंटेट करते हैं। ठीक है ना? देखो बेटा, यहाँ पर ये क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो बड़ा सिंपल सा है। यहां से इसको आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि इफ डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस, देन S इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हो अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी।
किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट आपको दिया गया वो क्या है, सेकंड पार्ट में आप सभी लोगों को ये बताया जा रहा है, यूनिट पे डिस्कस कर लो। जब आप यूनिट पे डिस्कस करोगे तो यूनिट क्या मिलेगा बेटा, हीट एक तरीके की एनर्जी है तो इसे मेजर करेंगे जूल में, और टेम्परेचर की यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। तो लेकिन एसआई यूनिट उसकी होती है केल्विन, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन। क्या हो जाएगा आपके पास, जूल पर केल्विन। अब इसके बाद आपको जो मिलता है वो होता है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। What is meant by the specific heat capacity? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, ये किसी फिक्स मास के लिए वर्क करता है। किसके लिए वर्क करता है, फिक्स मास के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे जो चीज आपको मिल रही है, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिटी। किसी सब्सटेंस के मास को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो टोटल हीट चाहिए होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर देखिए इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंटेट करते हैं, और स्मॉल एस इक्वल्स टू क्या मिलता है आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। ये कैपिटल एस है आपके पास, ये स्मॉल एस है, ये स्मॉल एस है और ये कैपिटल एस है। तो यहाँ पर जब आप इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो यहां से आपको क्यू की वैल्यू कितनी मिली, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ पर ये जो स्मॉल एस मिला हुआ है ना, ये क्या है, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या है आपके पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आप डिफाइन करने के लिए जाते हैं इसको तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन होता है, देखिए डिफाइन करने के लिए जब आप जाते हो तो अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, amount of heat needed to increase the temperature of unit mass by unity, by यानी यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट ही बढ़ाने के लिए, यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट ही बढ़ाने के लिए जो टोटल हीट चाहिए होती है उसे क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी पूरी की पूरी सब्सटेंस पे वर्क करता है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़े से यूनिट मास के लिए, 1 यूनिट के लिए, 1 किलोग्राम के लिए वर्क करता है। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये रिलेशन भी है, हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी मास इनटू हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर आपको ये चीज सीधे सीधे मिल रहा है, ठीक है ना। तो हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीधे सीधे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, कहीं पे किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट में देखिए क्या मिलेगा, इसकी यूनिट में एक टर्म नया आ जाता है, यानी ये मास जो है ये क्या होगा आपका, नया आ जाएगा। तो देखो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इसकी यूनिट होती है। इसी के बेसिस पे आप इसकी डायमेंशन को सेटअप भी करते हैं। तो यहाँ पर ये पार्टिकुलर फंडामेंटल आपको दिया गया। अब इसके बाद आता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या आता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो जब आप इस पार्ट को लेकर के चलेंगे, इसको रफ कर रहे हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया भैया? यस सर ले लिया। चलिए ठीक है। अब अगला पार्ट हमारे पास जो है बेटा वो होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का।
अगला पार्ट जो होता है वो होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब देखिए यहाँ पे जब आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे वर्क करोगे तो क्या मिलेगा। देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग सी से रिप्रेजेंटेट करते हैं। किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं, सी से। तो देखो बड़ा सिंपल सा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको यूनिट मास के लिए मिला हुआ था और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको अमाउंट ऑफ हीट नीडेड to increase the temperature by 1 degree Celsius या 1 डिग्री केल्विन ऑफ 1 मोल या यूनिट मोल। 1 मोल के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट। तो जब आप सी की बात करते हो तो सी इक्वल्स टू क्या होता है, सी की वैल्यू सीधे सीधे आपको मिल जाती है बेटा हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा म्यू डेल्टा टी। और यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, डेल्टा क्यू की वैल्यू हो जाएगी म्यू सी डेल्टा टी। कितना हो जाएगा, म्यू सी डेल्टा टी। म्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम मिलते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ठीक है ना। अब इसी के बेसिस पे इससे रिलेशन लिया जाता है। ठीक है ना। जब आप रिलेशन देखते हो इनका तो रिलेशन किस तरीके से मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आप जब इसका कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि आपका म्यू इक्वल्स टू क्या होता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो देखो वी नो म्यू इक्वल्स टू कैपिटल एम गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन म्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो म्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये होता है म्यू की जगह पे आप m अपॉन m को लिख सकते हैं। जब आप m अपॉन m को लिखेंगे तो एक सिंपल सा केस आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए आप रखेंगे तो c इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, नीचे m और ये ऊपर चला जाएगा तो m नॉट यानी मोलर मास ऊपर आ गया और यहाँ पर मिलेगा डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी। m डेल्टा टी और ये क्या होता है, हीट कैपेसिटी की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए c इक्वल्स टू मोलर मास इनटू हीट कैपेसिटी। यानी अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है कितना, वो होता है मोलर मास इनटू हीट कैपेसिटी। तो ये पार्ट आपके पास रहा। ठीक है ना। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं सेकेंड पीरियड 12th 11th ए में। ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसे कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग मिलते हैं। थैंक यू क्लास। ठीक है, तो अभी की क्लास में हम लोग देखने चल रहे हैं। देखिए दो चीजें हमने पढ़ी थी यहाँ पे, टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पिक किया हुआ था। हमारे पास दो टाइप्स के स्पेसिफिक हीट्स होते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी और दूसरा होता है सीवी। ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर।
एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो दूसरा होता है ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर अगला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो है कैलोरीमेट्री का। किसका है? कैलोरीमेट्री का। कैलोरीमेट्री में देखिए हम क्या चीजें देखते हैं। कैलोरीमेट्री में हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा केस होता है कि अगर आपके पास टू बॉडीज दी जाती हैं, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, having masses m1 and m2, having masses m1 and m2। ठीक है, तो जब ये दोनों के मास आपको दे दिए गए तो इनके टेम्परेचर्स को T1 एंड T2 अगर आपने रख दिया तो कुछ ऐसे ध्यान रखिएगा कि दोनों में से हीट का ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी होगा। हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है ना, यहाँ पर ये ए बॉडी थी, ये बी बॉडी है, ए बॉडी से बी में हीट का ट्रांसफर होगा कब तक? जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएंगे, जब तक दोनों का टेम्परेचर आपस में एक दूसरे के सेम नहीं हो जाता है। तो देखो बेटा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको दिया गया। अब देखो इसमें अगर इनका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैपिटल टी दिया गया, ठीक है, तो कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हीट लॉस्ट बाय फर्स्ट बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द सेकंड बॉडी। फर्स्ट के थ्रू रिलीज की गई हीट जो होगी वो सेकंड के थ्रू गेन की गई हीट के इक्वल होगी। तो यहां पर हीट रिलीज्ड बाय बॉडी ए must be equals to heat gained by B। कहने का मतलब ये रहा डेल्टा क्यू ए मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बी, डेल्टा क्यू ए मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बी। अब देखो बेटा डेल्टा क्यू का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? डेल्टा क्यू का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था, यहाँ पर देखिए डेल्टा क्यू इक्वल्स टू मिला हुआ था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम डेल्टा टी के। मास जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा, टेम्परेचर जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा। तो डेल्टा क्यू कितना मिला था आपको? एम एस डेल्टा टी। ठीक है ना, ये स्पेसिफिक हीट के रिस्पेक्ट में इसका फार्मूला होता। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं M1 S1 डेल्टा T1 जो होगा उसमें आप इससे इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, यानी कि T1 माइनस टी। और दूसरा केस जो है M2 S2 T2 T माइनस T2। ये क्यों? क्योंकि ध्यान देंगे आप, जो हॉटर बॉडी है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर उससे कम होगा और जो कोल्डर बॉडी है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर उससे ज्यादा होगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमें थॉरोली क्या करना होता है, वर्क करना होता है कि जब टू बॉडीज को आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो उसमें से हॉटर बॉडी अपने थ्रू हीट को रिलीज करेगी और कोल्डर बॉडी के थ्रू हीट को गेन किया जाएगा, और इसके थ्रू रिलीज की गई हीट रिजेक्टेड बाय द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द बॉडी डी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, प्रीवियसली हम लोगों ने हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे वर्क किया। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स पिक करते हैं, दैट विल बी मच मोर बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है ना, देखिए पहला न्यूमेरिकल आपको जो मिल रहा है प्यारे बच्चों वो क्या है? पहले न्यूमेरिकल में आपको जो बताया जा रहा है वो है कि देखिए एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है कि 10 किलो वाट का एक ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है ना, 10 किलो वाट का एक ड्रिलिंग मशीन है और वो 2.5 मिनट तक यूज किया गया, 2.5 मिनट तक उसे यूज किया गया। तो यूज करने पर देखिए उसका मास कितना दिया गया है? 8 किलोग्राम। मास कितना दिया गया? 8 किलोग्राम। अब आपसे कह रहे हैं कि जब आप ड्रिल कर रहे हो उस टाइम पे 2.5 मिनट तक उसे यूज किया गया, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और वो एनर्जी कैसा होगा? तो देखिए बता रहे हैं कि 50% इज यूज्ड फॉर हीटिंग। 50% एनर्जी का यूज कहां पे हुआ? हीटिंग में हुआ। तो कह रहे हैं टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखिए पावर 10 किलोवाट था, टाइम 2.5 मिनट था, एम 8 किलोग्राम था, 50% इज यूज्ड फॉर द हीटिंग।
50% इज यूज्ड फॉर द हीटिंग, 50% का ही यूज हो रहा है हीटिंग के लिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले टोटल एनर्जी निकालिए, P इंटू टी। तो P कितना है आपके पास, 10 किलोवाट, ठीक है ना, 10 किलोवाट, और टाइम कितना है 150 सेकेंड। तो ये जूल में हो जाएगा, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁶ जूल। अब इस एनर्जी का 50% ही यूज होगा हीटिंग, तो Q इक्वल्स टू E बाई टू, E बाई टू। तो Q इक्वल्स टू E बाई टू, तो 1.5 इंटू 10⁶ का हाफ करोगे तो कितना मिलेगा, 0.75 इंटू 10⁶, जिसको लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁵ जूल। अब जब इसको आगे लेकर के बढ़ोगे तो भैया इसी के इक्विवेलेंट आप रख दीजिए, किसको, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी को, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी मिली, 7.5 इंटू 10⁵, M इक्वल्स टू 8, और S कितना मिला आपको, 0.91 दिया गया। डेल्टा टी यहां से निकाल लीजिए, डेल्टा टी जब आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से डेल्टा टी इक्वल्स टू 7.5 अपॉन 8 इंटू 0.91। सॉल्व कर लीजिएगा इसे, आपको सीधे सीधे आपका रिजल्ट मिल जाएगा, कितना आपका ये इंक्रीमेंट दे रहा है। ये अप्रोक्सीमेट आएगा 103 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और पिक करते हैं, फिर आज की क्लास को ओवर करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास कैलोरीमेट्री से ही रिलेटेड है। 0.2 ग्राम का एक मेटल है, मास ऑफ मेटल आपको दिया गया है कितना, 0.2 ग्राम। कितना दिया गया, 0.2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। इसका टेम्परेचर कितना है मेटल का, 150 डिग्री सेल्सियस। आपने इसे कैलोरीमेट्री में ड्रॉप किया, जिसका कैलोरीमेट्री का मास कितना है आपका, 0.025 किलोग्राम, 0.025 किलोग्राम। तो इसे लिख सकते हैं कितना, 25 ग्राम। और ये वाटर इक्विवेलेंट है, यानी इसको आप वाटर के इक्विवेलेंटली मान सकते हो। और फिर वाटर जिसमें वो ड्रॉप किया जा रहा है, वाटर का मास कितना है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया जा रहा है कितना, वॉल्यूम ऑफ वाटर 150 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर का मास कितना होगा आपके पास, वाटर का मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 1 इंटू 150, क्योंकि डेंसिटी कितनी होती है आपके पास, डेंसिटी होती है 1, आप इसको सीधे सीधे निकाल लिए। अब इसमें टेम्परेचर कितना दिया जा रहा है वाटर का, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बैलेंसिंग टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो बस सीधा सा, हीट रिलीज्ड बाय मेटल मस्ट बी इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमेट्री प्लस वाटर, कैलोरीमेट्री प्लस वाटर। इसका फार्मूला क्या होगा, मास ऑफ मेटल इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इनटू 150 माइनस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 40 इक्वल्स टू मास कितना होगा बेटा, दिस प्लस दिस 175, यानी यहाँ पर मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर प्लस इनटू 40 माइनस 30, ठीक है। वैल्यू को पुट कर दीजिए, इसका मास है 200 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितना दिया गया है मेटल का, यही निकालना है हमको, ठीक है ना। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी रही आपके पास, 110। मास ऑफ कैलोरीमेट्री प्लस वाटर कितना है, 175। स्पेसिफिक हीट कितना होता है वाटर का, 1, और ये रहा आपके पास कितना, 27 है, तो ये रहा 30। बस यहां से स्पेसिफिक हीट निकाल लीजिए, कितना मिलेगा, ये सीधे सीधे मिलेगा 175 इंटू 13 अपॉन 200 डिवाइडेड बाई 110। बस ये पूरा का पूरा आपका रिजल्ट होगा, किसमें आएगा, सीधे सीधे यूनिट आपकी सेम रहेगी। यूनिट में आप क्या लिखेंगे, यूनिट में आप लिखेंगे कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलोरी
पर ग्राम पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस, ये ठीक है ना। तो यहाँ पर ये, तो यहाँ पर इतने पार्ट को हम लोग आज ड्रॉप करते हैं। कल की क्लास में हम सभी लोग लैटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को पिक करेंगे, ठीक है ना। लैटेंट हीट की क्लास को जो हम लोग पिक कर रहे हैं, ठीक है ना, कल पिक करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। कल की क्लास में हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। गुड डे बेटा।